हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बियॉन्ड द क्लासरूम। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, विच इज़ स्टैटिस्टिक्स। चाहे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में पढ़ा होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्यों हम पढ़ते हैं, why is there a need to study statistics and what is so important about this subject कि ये हम हर डिसिप्लिन में पढ़ रहे हैं। And we are also going to talk about some basic concepts जो आपको पता होना चाहिए before getting into a technical rigorous course of statistics. Let's quickly get started now. Okay, so the first question is, why are we reading statistics? The one word simple answer is the importance of data. हमें पता है कि आजकल data is prevalent in almost every field and from this huge amount of data जो हम collect कर रहे हैं, it has become a big source of information and insights. लेकिन इस data को किस तरीके से use करके हम इसमें से वो information और insights निकाल सकते हैं, वो हमें statistics के tools से समझ में आता है. And that is the only simple answer to understanding why are we actually reading statistics. In a lot of economic situations, we also deal with uncertainty. Uncertainty का मतलब है जहाँ पे हमको outcomes के बारे में कोई surety नहीं होती है. We do not know for sure what the outcome will be. Even in such situations of uncertainty या ऐसी situations जहाँ पे बहुत variation हो, हमें statistics के tools से एक close to certain answer मिल सकता है. हम probability जैसे tools को use करते हैं to bring some certainty to situations जहाँ पे बहुत ज़्यादा uncertainty और variation होती है. So, statistics is definitely a very important tool, a very important subject, not just for economics but also for a lot of other disciplines जहाँ पे data का बहुत ज़्यादा prevalence है. Now let's come to the second part of the video where I am going to tell you some basic terms जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए to be able to understand this subject better. So let me start with the first two very common terms which are population and sample. Let's understand these two terms with an example. If you know, recently government of India ने एक नई education policy launch करी है. Let's try to understand कि अगर हम किसी भी टाइप की पॉलिसी चेंज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए ऑब्वियसली कोई भी नई चीज़ जब इंट्रोड्यूस करी जाती है तो वो इस बैकग्राउंड पे इंट्रोड्यूस करी जाती है कि पुरानी चीज़ में कुछ कमियां थी. लेट्स से कि अगर हमारा क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि पिछली एजुकेशन पॉलिसी में क्या प्रॉब्लम्स थे, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं दैट हाउ मेनी ऑफ यू वर अनहैप्पी विद द ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी, और हम ये जानना चाहते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स. अब इस हाउ मेनी ऑफ यू वाले क्वेश्चन को डिस्कवर करने के लिए मुझे डेटा लेना पड़ेगा और उस डेटा को मैं दो सेट्स में स्टडी कर सकती हूँ. पहला सेट है पॉपुलेशन और दूसरा सेट है सैंपल. पॉपुलेशन का मतलब होता है कि इस क्वेश्चन से अफेक्टेड जितने भी लोग हैं वो सब इस पॉपुलेशन में आते हैं, जिसका मतलब है कि पूरे कंट्री में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो उस ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के परव्यू में आते थे, उन सभी से मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग इस पॉलिसी से खुश थे या नहीं थे. लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल फॉर मी टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन द कंट्री? द क्लियर आंसर इज नो. और ऑल्दो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पॉपुलेशन लेवल पे क्या परसेंटेज है स्टूडेंट्स का जो पिछली पॉलिसी से अनहैप्पी थे, लेकिन क्योंकि मैं ये पूरे पॉपुलेशन पे स्टडी नहीं कर सकती, मैं इस पॉपुलेशन में से एक छोटा सैंपल निकालती हूँ स्टूडेंट्स का और सिर्फ उस सैंपल ऑफ स्टूडेंट से बात करूंगी और ये जानने की कोशिश करूंगी कि कितने लोग अनहैप्पी थे. Based on the results from my survey, so I am conducting a survey with a sample of students, not the entire population. Based on the results from the survey that I conduct on my sample, I am going to conclude some results for the population. Ultimately मैं population के results में interested हूँ, लेकिन क्योंकि मैं पूरी population को study नहीं कर सकती, it is practically impossible. I am getting the results from the sample, लेकिन उन रिजल्ट्स के बेसिस पे मैं जो कंक्लूजन बना रही हूँ वो पॉपुलेशन के लिए बना रही हूँ.
तो पॉपुलेशन एक बड़ा सेट होता है जिसमें आपके रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी यूनिट्स, जो भी इंडिविजुअल्स लाई करते हैं, वो सारे पॉपुलेशन में आते हैं। सैंपल पॉपुलेशन का एक छोटा पार्ट होता है और हम सैंपल की मदद से पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। इस मेथड को हम स्टैटिस्टिक्स में एक नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सो हम सैंपल के रिजल्ट्स के बेसिस पे कुछ इन्फ्रेंसेस निकाल रहे हैं फॉर द पॉपुलेशन और उसको हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। नाउ पॉपुलेशन कुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट सिनेरियोज। इस एग्जाम्पल में हमारी पॉपुलेशन थी ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री। इफ आई फॉर्म अनदर क्वेश्चन, लेट्स से मैं बोलूं कि आई वांट टू नो द जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेट्रो सर्विसेज, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेट्रो में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उसमें से कितने लोग मेल हैं और कितने लोग फीमेल हैं। सो आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग द जेंडर प्रोफाइल ऑफ द यूजर्स ऑफ मेट्रो सर्विसेज। लेकिन नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन माई पॉपुलेशन विल नॉट बी स्टूडेंट्स, माई पॉपुलेशन विल बी everybody who has used or are using the metro services. So my population will now change drastically. So population एक fixed नहीं होती है, population आपके question, आपके research scenario के according change होती रहती है. Next is variable. Now variable का मतलब है कि जो मेरे population में अलग अलग units हैं. So suppose I have the students and let's say I have 100 students in my population, ठीक है। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि मैं इस पॉपुलेशन के यूनिट्स के अक्रॉस किस कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर रही हूँ, वो कैरेक्टरिस्टिक हर यूनिट के लिए अलग होगा, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं इन स्टूडेंट्स के बारे में जानना चाहती हूँ कि इनका CGPA कितना था। In the last academic year, what was their CGPA? Now this is called as a variable. Why? Because the value of the CGPA is going to be different for each unit in this population. And it is also a characteristic of each of these units. So ये जो मेरे population में जितने भी लोग हैं उनके लिए मैं उनका CGPA नोट करूंगी और that will be called as a variable in this scenario. Now कोई भी डेटा जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उस डेटा में कुछ वेरिएबल्स होते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द डेटा वी क्लासिफाई द डेटा एज यूनिवेरिएट डेटा, बाइवेरिएट डेटा एंड मल्टीवेरिएट डेटा। यूनिवेरिएट डेटा का मतलब है ऐसा डेटा जिसमें यूनिट्स के लिए सिर्फ एक वेरिएबल रिकॉर्ड करा गया है। अगर मैं यहाँ पे इस डेटा में CGPA के बाद एक और डेटा ऐड कर दूं, which is in the last academic year, what was the attendance percentage of these students? Now I am recording not just one variable but two variables. इस केस में ये डेटा बन जाएगा bivariate, because अब हमारे पास दो variables हैं for each of the units in my population. If I record many more variables, अगर मैं यहाँ पे एक और variable add कर दूं and I keep on adding more and more variables in this data, then this data will be called as multivariate data. So depending on how many variables are recorded in the data, we classify the data as univariate, bivariate और multivariate. Now अभी थोड़ी देर पहले हमने inferential statistics की बात करी। ये basically statistics की एक branch है। So there are primarily two branches of statistics. One is called as descriptive statistics and the other is called as inferential statistics. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि inferential statistics क्या होती है। Inferential statistics simply जब हम population को study नहीं कर सकते और हम सैंपल की मदद से पॉपुलेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं तो हम उसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में पुट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसी ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स है जो डेटा के डिस्क्रिप्शन के बारे में हमें बताती है। तो बेसिकली अगर मेरे पास कोई डेटा है और मैं उस डेटा को एनालाइज करने के लिए उस डेटा के बारे में डिस्क्रिप्शन निकालूं ना, डिस्क्रिप्शन में मैं अलग अलग
मेथड्स को यूज कर सकती हूँ. सपोज आई वांट टू नो द एवरेज और द मीन ऑफ द वेरिएबल इन द डेटा सेट. आई वांट टू नो द स्टैंडर्ड डिविएशन. आई वांट टू नो द मोड. या मैं ग्राफिकली इस डेटा को समझना चाहती हूँ, मैं कुछ हिस्टोग्राम्स प्लॉट करना चाहती हूँ, या मैं कोई स्कैटर प्लॉट्स बनाना चाहती हूँ. तो अब जब मैं अपने डेटा को डिस्क्राइब करती हूँ और मैं डेटा के वेरियस फैसेट्स को एक्सप्लोर करती हूँ, तो उसको मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की कैटेगरी में पुट करूंगी. जब मैं इस डिस्क्रिप्शन की मदद से पॉपुलेशन के लिए कुछ कंक्लूजन्स निकालूंगी, तो मैं उसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की कैटेगरी में पुट करूंगी. सो दीज आर द टू ब्रॉड branches of statistics. Okay, next is the kind of studies that we can build using the tools of statistics. So let's try to understand the difference between enumerative and analytic studies. Enumerative studies ऐसी studies होती हैं जिसमें हम एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या इंडिविजुअल्स के ऊपर स्टडी करते हैं, और ये कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स एक फाइनाइट नंबर होता है. जैसे अभी मैंने बताया कि हमें एनईपी के इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टूडेंट्स का ओपिनियन जानना है ऑन द एजुकेशन पॉलिसी, तो हम इसको एक एन्यूमरेटिव स्टडी बना सकते हैं बाय सेइंग कि हम एक पहले सैम्पलिंग फ्रेम बनाएं. सैम्पलिंग फ्रेम बेसिकली एक लिस्ट होती है जिसमें पॉपुलेशन के सारे इंडिविजुअल्स को हम लिस्ट करते हैं, और इस सैम्पलिंग फ्रेम में से फिर हम एक स्मॉल सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन सैम्पलिंग मेथड्स. अब वो किस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट साइंस ऑल टुगेदर, जिसमें हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ते हैं, जैसे कि रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एटसेट्रा. उन मेथड्स को यूज करके हम एक सैंपल निकालते हैं, और इस सैंपल में कितने इंडिविजुअल्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं. सपोज हमारी सैम्पलिंग फ्रेम में 1000 इंडिविजुअल्स हैं. इस 1000 इंडिविजुअल में से सपोज मैंने सैंपल बनाया 100 इंडिविजुअल्स का, तो आई नो एग्जैक्टली द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माय सैंपल, आई नो एग्जैक्टली द नंबर ऑफ यूनिट्स इन माय सैंपल, और मैं इनको एन्यूमरेट कर सकती हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि ये जो 100 लोग मैंने लिस्ट करे हैं अपने सैंपल में, दिस हैज कम फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स जो मैंने यहाँ पे एक सैम्पलिंग फ्रेम से ऑब्टेन करे हैं. सैम्पलिंग फ्रेम इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स और इंडिविजुअल्स इन दी पॉपुलेशन. ऐसी स्टडीज को हम एन्यूमरेटिव स्टडीज बोलते हैं. एनालिटिक स्टडीज आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम एन्यूमरेटिव स्टडीज. का पर्पस होता है किसी प्रोसेस को इम्प्रूव करने का. इन स्टडीज में जो डेटा ऑब्टेन करा जाता है वो किसी सैम्पलिंग फ्रेम से नहीं ऑब्टेन करा जाता, बल्कि किसी एग्जिस्टिंग प्रोसेस या एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन करा जाता है. मतलब सपोज मैं अपनी क्लासरूम में एक नया एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रही हूँ, जिसमें मैंने अपनी पूरी क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करा है, और एक ग्रुप के साथ मैंने जो टीचिंग मेथड्स अप्लाई करे हैं वो स्लाइटली डिफरेंट है फ्रॉम द अदर ग्रुप. नाउ आई वांट टू नो कि अगर इन फ्यूचर मुझे अपने फर्स्ट ग्रुप के टीचिंग मेथड्स को फॉलो करना है तो उसके क्या आउटपुट्स आ रहे हैं, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं. तो बेसिकली इस स्टडी का पर्पस है मेरी एग्जिस्टिंग टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करने का, और इसके लिए जो मैं इंडिविजुअल्स लूंगी will be basically the individuals in the group जहां पे मैंने अपने टीचिंग मेथड्स चेंज करे हैं. I do not have a sampling frame here. I am only picking up students from a selected process. Basically analytical studies का पर्पस होता है to make some prediction. हम यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर कोई डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मेथड यूज करे जाए तो इसका आउटपुट पे या रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, यूजिंग द सेट ऑफ स्टूडेंट्स जिन पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया है. वेयरएज एन्यूमरेटिव स्टडीज का पर्पस होता है किसी एक सिचुएशन को डिस्क्राइब करना. एनालिटिक स्टडीज का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है जिसमें हम किसी प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए एनालिटिकल स्टडीज की मदद लेते हैं. So these are precisely the list of things that you should remember before moving ahead in this course. So just to summarize, हमने समझा कि population और sample के बीच में क्या difference होता है. We looked at the meaning of variable for a given data set and we classified the data into univariate, bivariate and multivariate.
Then we looked at two branches of statistics, which is descriptive and inferential statistics. And lastly, we have looked at the two types of studies जो हम broadly conduct कर सकते हैं, which is enumerative and analytical studies.